नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। चूरू के सादुलपुर के सुरेंद्र पैरों से लाचार हैं, मगर खेलने का जुनून ऐसा है कि तहसील से लेकर नेशनल तक कई मेडल हासिल कर चुके हैं। वो भी तब जब मुश्किलें कदम कदम पर उनका इम्तिहान ले रही हैं। प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं होने से सुरेंद्र गांव के खाली पड़े जोहड़ में तैयारी करते हैं। कई खेलों में भाग लेते हुए सुरेंद्र अब तक करीब 2 दर्जन मेडल जीत चुके हैं, मगर अफसोस मुफलिसी अब इस होनहार खिलाड़ी की राह का रोड़ा बनकर खड़ी हो चुकी है। 2017 का गोल्ड मेडल का 1 लाख रुपए आए हैं, बाकी कोई राशि नहीं मिली है मुझे। पापा भी बीमार चलते हैं, मेरी मम्मी भी बीमार चलती है और घर की स्थिति जमा कमजोर है। सुरेंद्र टूटी हुई जैवलिन से प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। खिलाड़ी ने खेल के सामान के लिए मदद की गुजारिश की है। क्या खेल विभाग के जिम्मेदार इस होनहार के सुध लेंगे? एक शिक्षक अपने जीवन में दूसरों को शिक्षित करता है, लेकिन बूंदी के 94 साल के रिटायर्ड शिक्षक की मुहिम मौत के बाद भी सैकड़ों मेडिकल स्टूडेंट्स को शिक्षित करेगी। ये मुहिम है देहदान की। बूंदी के रहने वाले 94 साल के पुरुषोत्तम शर्मा के निधन के बाद देहदान की सभी प्रक्रिया पूरी की गई। परिजन 35 किलोमीटर दूर बूंदी के रानी की बावड़ी से एम्बुलेंस में देह लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज पहुँचे और जाँच के बाद एनाटॉमी विभाग को देह सौंपी। इसके बाद परिजनों को देहदान का सर्टिफिकेट दिया गया। मृतक के दोहिते जय कुमार शर्मा ने बताया कि उनके नाना रिटायर्ड टीचर थे, आरएसएस से जुड़े थे, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहे। साल 2007 में उन्होंने देहदान की इच्छा जाहिर की थी। 27 अप्रैल 2013 में मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उनकी इच्छा अनुसार देहदान की प्रक्रिया के लिए मेडिकल कॉलेज में संपर्क किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ही एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। आरटी-पीसीआर टेस्ट समेत अन्य जांचों के बाद देहदान की प्रक्रिया पूरी हुई। पुरुषोत्तम जी शर्मा मेरे नाना जी थे। ये 94 वर्ष की आयु थी इनकी। इनके 2007 से ही देह दान करने की इच्छा थी, इसलिए हमने उनकी इच्छा पूरी करी। मामा और नाना सबकी सहमति से, पूरे परिवार की सहमति से इन्होंने देह दान दिया। देश में बाल विवाह रोकने के लिए कई तरह के कानून हैं। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं काम भी कर रही हैं। इसके बावजूद बाल विवाह की खबरें आ रही हैं। टोंक के मालपुरा से भी ऐसी एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ पर एक नाबालिग छात्रा का विवाह हो गया। इसकी जानकारी तब मिली जब नाबालिग ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आगे पढ़ने की इच्छा जताई और बाल विवाह से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक पढ़ाई लिखाई में होशियार छात्रा ने इस साल 10वीं में 81% अंक हासिल किए हैं और आगे पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहती है। लेकिन शादी के बाद उसके पति का व्यवहार ठीक नहीं है। वो अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई का विरोध करता है। छात्रा के मुताबिक सगाई के बाद उसने बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में शादी की और अब शादी से निजात चाहती है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग अपने त्याग और बलिदान के लिए मशहूर है, लेकिन इस दुर्ग की एक खास चीज जो मशहूर है वो है यहाँ का सीताफल, जिसकी मिठास और अनूठे स्वाद की दीवानी सिर्फ मरुदरा ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान है। 700 एकड़ की पहाड़ी में फैले इस ऐतिहासिक दुर्ग के कई दर्शनीय स्थल सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं, जिसमें अपने आप उगे सीताफल के पौधों के बगीचे भी सैलानियों के आकर्षण के बड़े केंद्र हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में सीताफल की उपज होती है और दुर्ग से लेकर शहरी क्षेत्र के साथ साथ बाहर भी बिकने जाता है। वैसे तो हर साल अक्टूबर से नवंबर तक सीताफल पककर तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम ने थोड़ी सी परेशानी पैदा की है। जहाँ पहले बरसात की जरूरत थी तब बरसात हुई ही नहीं और जब जरूरत नहीं थी तब बारिश हो गई।
जिसके कारण उत्पादन पर इस बार काफी असर पड़ा है। बरसात देरी से होने से थोड़ा फल देरी से आया और उसके कुछ समय बाद वापस 2-3 दिन की बरसात से मानसून का काफी असर पड़ा। कोई अगर 120 से 150 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 7 किलो तक वजनी लौकी देख ले तो उसका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब 12 जिले के खेतों और बागों में इस तरह की लौकी देखने को मिल जाए। दरअसल जिले के अंतः कृषि विज्ञान केंद्र में लौकी की एक अनोखी किस्म तैयार की गई है। लौकी का बीज अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि विज्ञान केंद्र से लाया गया और उसमें बदलाव कर उसे राजस्थान के वातावरण के मुताबिक ढाला गया। इस पौधे को तैयार करने वाले कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि यह लौकी बाजार में आ रही सामान्य लौकियों से अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट है। ये हमारा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या से मैं बीज लाया था और इसको क्या है हमने ला करके यहाँ पर टेस्ट किया तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 किलोग्राम की लौकी आती है। इस लौकी को लगाने का तरीका वर्टिकल है, जिसमें खेत के ऊपर ढांचा तैयार कर लौकी लगाई जाती है और खेत में दूसरी फसल ली जा सकती है, जिससे एक ही जमीन पर किसानों को दोगुना लाभ होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें एपिसोड के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं। जब वीरता का विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और जहां आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, वहीं ऑस्ट्रेलिया में बनी वृंदावन गैलरी का जिक्र भी किया। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से भी बात की। इस दौरान आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाने वाले राजेश कुमार ने जब मोदी को सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया तो पीएम ने कहा, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में जुटे रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। ये आपका नजारा एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस की नजारा देखिए, मार दो धक्का भैया, साइड कराओ इनको। ये हालत है, तेल खत्म हो गया है। यूपी के चंदौली में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कथित तौर पर एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाने पर पूर्व सपा विधायक और उनके समर्थक एम्बुलेंस को धक्का देकर उसे पेट्रोल पंप पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नेताजी उस दौरान भी राजनीति चमकाना नहीं भूलते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की देन है, मगर अब तेल के अभाव में एम्बुलेंस का इस कदर खड़ा हो जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 108 का तेल खत्म हो गया है, धक्का मारा जा रहा है। क्या रे तेल? अरे बाबा जल्दी छोड़ दा हो गदिया, देशवा का बंटाधार काहे के कैले हुआ आए, न रोड बनी है न पानी मिल रहा है। यूपी के सहारनपुर के नुकुड़ थाने की पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक नुकुड़ थाना इलाके के मोहल्ला चौधियान में दो पक्षों में फ्लैश के गटर को लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष ने एक बुजुर्ग के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। इसके बाद नुकुड़ थाने के दो दरोगा बाइक पर बुजुर्ग के घर पहुंचते हैं। वे पहले बुजुर्ग से बातचीत करते हैं, इसके बाद गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, एक दरोगा सीधे बुजुर्ग को पकड़कर धक्का मुक्की शुरू कर देता है और उसे थप्पड़ और लात घूंसों से पीटता है, जबकि दूसरा दरोगा बुजुर्ग को बचा भी रहा है। इस पूरे नजारे को किसी ने अपने मकान की छत से मोबाइल में कैद कर लिया। 2 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहे दरोगा के नाम अनिल कुमार और मुकेश कुमार बताए जा रहे हैं। वहीं भगवा वस्त्र पहने बुजुर्ग का नाम देश बंधु बताया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जमकर आलोचना हो रही है। क्या आपको लगता है कि एक सेल्फी सुसाइड की वजह बन सकती है? जी हाँ, यूपी के मेरठ में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में नाबालिग अपनी जान से हाथ धो बैठा।
खेल खेल में तमंचे का ट्रिगर दबा और जिंदगी का अंत हो गया। सनसनीखेज मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां पर उवैस नाम का 14 साल का एक नाबालिग अपने दोस्त के साथ सेल्फी ले रहा था। खेल खेल में न जाने कब तमंचे का ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में घर वाले उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उवैस को मुर्दा करार दिया। तमंचे के साथ सेल्फी का शौक जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। पुलिस से पूछताछ के दौरान पता चला कि दो दोस्त सेल्फी ले रहे थे, तभी गोली चली और उवैस की मौत हो गई। पुलिस ने उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उसका आपराधिक इतिहास खंगाला तो पता चला कि चोरी के मामले में कुछ समय पहले ही जेल गया था। वहीं उवैस के पिता ने सेल्फी के चक्कर में जान जाने की बात कहते हुए थाने में लिखित तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के बीच क्लासरूम के अंदर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि मामूली बात पर छात्र एक दूसरे से उलझ गए और देखते ही देखते उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वे मारपीट पर उतारू हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि जैसे ही एक छात्र ने दूसरे को धक्का मारा, पीछे से एक दूसरे छात्र ने उसके गले को पकड़कर उस छात्र को नीचे गिरा दिया। इतना हुआ ही था कि उस छात्र के कुछ दोस्तों ने उनके दोस्त के साथ मारपीट करने वाले लड़के को पीछे की तरफ धकेलकर उसे खूब मारा। हद तो तब पार हो गई जब छात्रों ने एक दूसरे पर कुर्सी मेज उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। बताया गया कि क्लासरूम के अंदर छात्रों की मारपीट करीब आधे घंटे तक यूं ही चलती रही। दरअसल डेस्क पर बैठने को लेकर छात्रों में इस कदर गुस्सा भर गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक बुजुर्ग किसान की मौत पर गांव वालों ने बवाल खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने जगदीश सिंह नाम के इस किसान के मकान पर छापा मारने के साथ उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो किसान के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे, जिससे सड़क जाम हो गई। वो यही नहीं रुके, उन लोगों को शांत करने पहुंची पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पुलिस वालों की बात सुनने के बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गुस्सा जाहिर करने के लिए गांव वालों ने रास्ता जाम करने का तरीका निकाला, जिसके लिए उन्होंने किसान का शव रखने के साथ वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पेड़ का तना लेटाकर सड़क पर रख दिया। जब इतना भी उन्हें काफी नहीं लगा तो वहां एक लड़का सड़क पर लेट गया। इसके बाद में पुलिस वालों ने जबरन वहां से उठाकर रास्ता खुलवाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की ये घटना डीएम कार्यालय के सामने हुई, जहां पर देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मानो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें लाल शर्ट पहने एक आदमी बीच सड़क पर दूसरे पक्ष के एक शख्स को पूरी ताकत से मारता दिख रहा है। वो यही नहीं रुका, उसने उसे पीछे की तरफ धकेलकर सड़क पर गिरा दिया। जिस शख्स को नीचे गिराया गया उसके दो साथियों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के को इस कदर पकड़ लिया कि सांस लेने में भी उसे दिक्कत होने लगी। देखते ही देखते उसकी सांस उखड़ने लगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उस पर लात और घूंसे बरसाए जाने लगे। इसके बाद वहां पर इकट्ठा हुए लोगों के दखल के बाद वो लोग शांत हुए। हरियाणा के पंचकुला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गाड़ी में टक्कर लगने के बाद एक कार सवार पर बुजुर्ग से मारपीट के आरोप लगे हैं। ये घटना 22 नवंबर की बताई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कार सवार शख्स ने पहले बुजुर्ग को डंडे से पीटा और फिर गाली गलौज भी की। शोरगुल सुनकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग लगातार हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते रहे, लेकिन वो आदमी लगातार उसके साथ बदसलूकी करता दिखा। लोगों ने उसे समझा बुझाकर वहां से भेजने की कोशिश की, जिसके बाद वो वहां से जाने तो लगा, लेकिन जाते जाते उसने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना के बाद बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई और मुकदमा दर्ज करके आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पत्नी के इलाज के लिए पति ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को ही अपना निशाना बना डाला। महज 20 से 25 हजार के गहनों के लिए उसकी हत्या कर दी। मामला पिछले रविवार को गोटेगांव के गुरु नानक वार्ड में 85 साल की वृद्धा की मौत का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले रुमाल से गला घोंटकर वृद्धा की हत्या की और उसके बाद अपना पाप छिपाने के लिए शव को बोरे में बंद कर दिया। वृद्धा का नाती जब घर लौटा तो दादी को घर पर न पाकर अड़ोस पड़ोस में खोजा। फिर आंगन में रखी बोरी को खोलने पर मामला सामने आया। पुलिस नाती के अलावा दूसरे संदिग्धों से बारीकी से पूछताछ कर रही थी, पर पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन जब वृद्धा के घर में अंदर से ताला लगने और ऊपर से किसी के आने और मर्डर करने की कहानी समझ में आई तो बुजुर्ग के घर से लगे पड़ोस में रहने वाले युवक की खोज शुरू हुई। जैसे ही युवक पुलिस के हाथ लगा, हत्या का राजपाश हो गया। युवक ने बताया कि पत्नी के इलाज के लिए उसने इस कारनामे को अंजाम दिया था। पत्नी है, उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसी को देखते हुए वो करीब 3 दिनों से पूरा वॉच कर रहा था। अररिया की बेटी जागृति ने नीति आयोग के निदेशक पद को हासिल कर अररिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जागृति 2006 बैच की IRS अधिकारी हैं। जागृति ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक निवास कुर्साकांटा से पूरा की। उसके बाद राजस्थान और दिल्ली से पढ़ाई की और 2006 में UPSC क्लियर किया। यानी उम्मीद से अधिक खुशी है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी पोस्ट पर गई और मैं समझती हूँ और आगे बढ़े, यही शुभकामना है मेरी। आपको बता दें कि 2002 में जागृति के पैतृक निवास पर भीषण डकैती के बाद उनके पिता के पास कुछ बचा नहीं था। उस वक्त कानूनी अड़चन और समस्याओं से जागृति के घर वाले परेशान थे। यही वजह रही थी कि जागृति के पिता ने तय किया कि मेरी बेटी अब IAS की तैयारी करेगी। सड़क पर बंट रहा भोजन शादी में बचा वो खाना है जिसे अगर सही वक्त पर बांटा नहीं जाता तो बर्बाद हो जाता। यही तो होता रहा है। अमूमन शादी, पार्टी या मांगलिक आयोजन में मेहमानों के खाने के बाद जो भोजन बच जाता है उसे या तो फेंक दिया जाता है या फिर मवेशियों के आगे डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है तो भोजन को फेंके नहीं बल्कि उस संस्था को कॉल करें जिसके सदस्य उस भोजन को जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, उसके सदस्य आएंगे और बचा भोजन जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। होटल के मैनेजर के पास टीम के सदस्यों का नंबर रहता है जो खाना बचने की सूचना टीम के सदस्यों को देते हैं, जिस पर तुरंत टीम के सदस्य होटल पहुंचकर खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां पर एक शादी के बाद जब विदाई की बारी आई तो सारे लोगों के होश उड़ गए। दुल्हन की विदाई के लिए उसके घर वालों ने एक हेलीकॉप्टर को सजाकर तैयार किया हुआ था, जो बैंड बाजे के साथ दुल्हा और दुल्हन के पहुंचते ही आसमान से नीचे उतरा। बताया गया कि दुल्हन के पिता ने इसका खास इंतजाम किया था, जिसकी जानकारी ना तो परिवार में से किसी को थी और ना ही दुल्हा दुल्हन को। डेफिनेटली एक सरप्राइज के रूप में इसको दिखाया हम लोगों के सामने। अनोखे तरीके से होने वाली विदाई को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के लोगों ने भी इस मौके पर हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाई। हमारे देश में शादियों को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कोई शादी की अलग जगह तय करता है तो कोई अनोखा तरीका। प्रतापगढ़ में हुई लड़की की विदाई भी ऐसी ही एक कोशिश का नतीजा थी, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में ससुराल भेजकर जिंदगी भर के लिए उसकी शादी को यादगार बना दिया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया की राजधानी लापास में क्रिसमस परेड की शानदार शुरुआत हुई। वहां पर महीने भर पहले से ही लोग इस त्योहार का जश्न मनाने में जुट जाते हैं, जिसकी शुरुआत राजधानी लापास में एक परेड के रूप में हुई, जिसमें क्रिसमस से जुड़ी सभी चीजों को प्रदर्शित किया गया। खास बात यह कि परेड में शामिल लोगों ने क्रिसमस ट्री की ड्रेस पहनी, जिन्हें खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। उनके पीछे सांता क्लॉज की ड्रेस में कई लोग दिखाई दिए। बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चे भी इस परेड में शामिल हुए। परेड में शामिल कई लोग
गीत और संगीत की धुनों पर नाचते दिखे। जिन इलाकों से ये काफिला गुजरा वहां पर बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए जुट गए। राजधानी ला पास में क्रिसमस परेड की वजह से सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही उनके लिए एक रास्ता तय कर दिया था। रूस के मॉस्को में आइस स्केटिंग के लिए बनाए गए पार्क के खुलने पर जश्न का माहौल बन गया। वहां एक मशहूर आइस स्केटिंग पार्क के दरवाजे खोल दिए गए। इसके लिए बाकायदा एक ओपनिंग सेरेमनी रखी गई। इसके लिए पार्क को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और कई कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहां पर मौजूद लोगों ने बर्फ पर स्केटिंग करते हुए कई शानदार करतब दिखाए। इस पार्क को देखने के लिए आए दर्शक भी स्केट शूज में ही नजर आए। उन लोगों ने घूम घूम कर पूरे पार्क के मजे लिए। कुछ लोगों ने अपने साथियों के साथ खूब मस्ती भी की। कोरोना की सख्ती के बाद खुले इस स्केटिंग पार्क में लोगों का हुजूम जुट गया। कुछ लोगों ने इसकी खूबसूरती को देखा तो कोई बर्फ पर फिसलता हुआ नजर आया। रूस में आइस स्केटिंग के लिए लोगों की दीवानगी अलग तरह की है। वहां पर इस तरह के कई पार्क मौजूद हैं। राजधानी मॉस्को के जिस पार्क में जश्न मनाया गया वो वहां के सबसे मशहूर आइस पार्क में से एक है, जो 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 3,600 टन बर्फ मौजूद है। यमन के तईज शहर से हुती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए वहां की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यमन की सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सत्ता की ये लड़ाई अभी भी जारी है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में यमन की सेना के जवान हुती विद्रोहियों से लोहा लेते हुए नजर आए। उन्होंने इतनी गोलीबारी की कि वीरान पहाड़ी का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना ने गोलियों की ऐसी बौछार की कि हुती विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सामने आई एक तस्वीर में सेना के कई जवान हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले पहाड़ पर चढ़कर मुआयना करते दिखे। इससे पहले कई गाड़ियों को इस इलाके में पहुंचे सेना के जवानों ने हुती विद्रोहियों की घेराबंदी की और फिर उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस लड़ाई में सेना ने विद्रोहियों से इलाके तो छीने ही, साथ ही उनका एक टैंक भी जब्त कर लिया। यमन कई साल से गृह युद्ध की चपेट में है। वहाँ के कई इलाकों पर हुती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिनसे निपटने के लिए यमन की सरकार ने सऊदी अरब की अगुवाई में करीब दर्जन भर देशों के साथ मोर्चा बनाया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। वो देखो